गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहले है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेकंड इज़ न्यूक्लियर शेल मॉडल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज़ फर्मी गैस मॉडल, फोर्थ इज़ अल्फ़ा मॉडल, कलेक्टिव मॉडल एंड लास्ट इज़ ऑप्टिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए कि ये हमारा जो मॉडल है वो नील्स बोर एंड एफ कालेकर ने 1937 में प्रपोज किया था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक ड्रॉप ली थी लिक्विड की और हमारे न्यूक्लियस को उनकी सिमिलैरिटीज़ देखी थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ड्रॉप होती है लिक्विड की और जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। क्या देखा उन्होंने कि हमारा जो न्यूक्लियस है और लिक्विड की ड्रॉप है दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ड्रॉप एंड द न्यूक्लियस आर बोथ कांस्टेंट, कि जो डेंसिटी है लिक्विड की और हमारे न्यूक्लियस की दोनों ही कांस्टेंट है। पहला उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। सेकंड इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज कंपेरेबल टू द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस। उन्होंने ये देखा कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है किसी भी लिक्विड का, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है, कंपेरेबल टू कांस्टेंट है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द इवापोरेशन ऑफ ड्रॉप करस्पॉन्ड टू द रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे हमारा ड्रॉप हमारी कुछ टाइम बाद इवापोरेट हो जाती है, इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियस है उसका क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है। ठीक है, तो हमारी ये तीन हमने अभी तक सिमिलैरिटीज़ देखी हैं कि डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंपेरेबल टू कांस्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी के, एंड थर्ड इज इवापोरेशन। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है द कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप बेयर्स रिसेम्बलेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस एक्सेट्रा। जैसे हम दो लिक्विड ड्रॉप को साथ में रखें तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो न्यूक्लियस को साथ में रखें तो वही क्या हो जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी अ सफेरिकल इन शेप इन द स्टेबल स्टेट विद द रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर 1/3, जस्ट एज अ लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन फोर्स। जिस तरह हमारी जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप की होती है, इसी तरह हमारी जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जिसकी रेडियस क्या होती है, आर इज इक्वल टू आर नोट ई की पावर 1/3 होती है। अब यहाँ पर जो हमारा आर नोट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The surface tension effects are analogs to the potential barrier effects on the surface of the nucleus। यहाँ पर ये कहा है जिस तरह हमारे लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल शेप का होता है, उसी तरह हमारे जो न्यूक्लियस है वो पोटेंशियल बैरियर की वजह से क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज वॉल्यूम इंडिपेंडेंट जस्ट लाइक द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड बट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या कहा है कि जैसे हमारी लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी हमारी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, इसी तरह हमारी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो भी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड हाउएवर इज डिपेंडेंट, बट जो डेंसिटी है लिक्विड की वो नेचर पर डिपेंड करती है, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करती है, बट यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, 8 पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ड्रॉप ओनली इंटरेक्ट विद द दोज ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स जस्ट लाइक द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे हमारे लिक्विड की ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने इमीडिएट नेबर के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, इसी तरह हमारे जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी अपने इमीडिएट नेबर के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। राइट, द नॉन independence of the binding energy per nucleon on the number of nucleons in the nucleus is analogous to the heat of vaporization of a liquid drop on the size of the drop। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ड्यू टू देयर इंक्रीज एनर्जी ऑफ थर्मल एजिटेशन मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड ड्रॉप इवापोरेट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। सिमिलर टू दिस इफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी विद हाई एनर्जी अटैक द न्यूक्लियस अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज क्रिएटेड इन विच द न्यूक्लियस रैपिडली शेयर द इंसिडेंट एनर्जी एंड न्यूक्लियर एमिशन टेक्स प्लेस। जैसे हम किसी भी लिक्विड ड्रॉप को हीट करते हैं, इवापोरेट करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है,
उसकी थर्मल एजिटेशन होने लगती है उसके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो बढ़ जाती है, जिससे वो हमारी इवापोरेट हो जाती है, टेम्परेचर हमारे लिक्विड का बढ़ जाता है। इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियर है, जब हम उसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो उसके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, रैपिडली शेयर करेंगे इंसिडेंट एनर्जी, और वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर एमिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज ईजिली एक्सप्लेन एज द स्प्लिटिंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इंटू 2 और मोर और लेस इक्वल पार्ट्स इफ सेट इंटू वाइब्रेशन विद सफिशिएंट एनर्जी। यहाँ पर यह कहा है जैसे कि हमारा एक जो ड्रॉप होती है लिक्विड की, वो हमारे 2 ड्रॉप में स्प्लिट हो जाती है। इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियर होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, वो भी हमारे 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारा दो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस बन जाता है मिलकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटीज़ भी देखी गई लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि हमारे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। ये हमारे सीवी वेजेकर ने, जर्मन एक फिजिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने ये प्रपोज किया था सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला। इन्होंने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसी को मॉडिफाई किया था, ठीक है। उसमें क्या था, जो बाइंडिंग एनर्जी है, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू AVA माइनस AS e⁻²/3 माइनस ACZZ-1 अपॉन e⁻1/3 माइनस ANA-2Z का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस के डेल्टा अपॉन में e⁻3/4, ठीक है। ये हमारे इन्होंने फॉर्मूला दिया था बाइंडिंग एनर्जी का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सभी की वैल्यूज़, AV की, AS की, AC की, AN की वैल्यूज़ हमें सबको याद रखना है। AV क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम एनर्जी है, AS है हमारा सिमेट्रिक एनर्जी, AC है हमारी कोलम्बिक एनर्जी, AN है हमारा एसिमेट्रिक एनर्जी। यहाँ पर आप AN से या AS से डिनोट कर सकते हैं। और डेल्टा क्या है हमारा, पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉल्यूम एनर्जी से, ठीक है। वैल्यू सबकी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है और डायरेक्ट हमें वहाँ पर ये पुट कर देनी है, तो हम किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम एनर्जी की वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है। द फर्स्ट टर्म EV इज इक्वल टू AVA, जो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हमारा वॉल्यूम इफेक्ट रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियस। ये जो EV इज इक्वल टू AVA है, ये हमारे दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस हैं उनकी क्या करता है, वॉल्यूम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The more the total number of nucleons A, more difficult it becomes to remove an individual nucleus from the nucleus। अब यहाँ पर क्या कहा है, जैसे जैसे हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, उतना ही इंडिविजुअल न्यूक्लियन, मतलब कि जैसे जैसे हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, उतना ही मुश्किल हो जाएगा इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से बाहर निकालने के लिए। तभी हमारी क्या आई है, वॉल्यूम एनर्जी आई है, सिंस द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट। तो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। द न्यूक्लियर मास इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, जो हमारी न्यूक्लियर मास है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉल्यूम के, विच अगेन प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब, ठीक है। किसके हो जाएगा, R का क्यूब के। बट हमें पता है कि R किसके प्रोपोर्शनल है, A⁻1/3 के, ठीक है। ये हमें पता है कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो प्रोपोर्शनल है A⁻1/3 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो हमारी R क्यूब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के। सो द टोटल वॉल्यूम एनर्जी जो आएगी वो होगी EV इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A, तो हमारा EV इक्वल आ जाएगा EVA के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। द एनर्जी correspond टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म अ लिक्विड टू इट्स वेपर स्टेट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द लिक्विड। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। और इसकी जो वैल्यू है, EV की वैल्यू कितनी है, EV की वैल्यू है हमारा 15.75, ठीक है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एनर्जी, जो सेकंड टर्म थी, यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है वो है हमारी AS, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। द सेकंड टर्म इज ES AS A⁻2/3 इज द सरफेस इफेक्ट बीइंग सिमिलर टू द सरफेस टेंशन इन लिक्विड लाइक द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। जैसे हमारे लिक्विड में स्फेरिकल शेप में होता है, इसी तरह हमारे जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर में जो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियंस एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस आर नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द अदर न्यूक्लियंस, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, सरफेस पर हमारे अदर न्यूक्लियन से सराउंडेड नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर एक एनर्जी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी होती है। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे आई है। तो
इट रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ES। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखते हैं, ES जो होता है वो डायरेक्ट पोर्शन होगा e⁻²/3 के, और हमारी सरफेस एनर्जी क्या होती है 4πr² होती है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ES, ये हमने डायरेक्ट लिख रखा है, ES जो है इक्वल होगा AS e⁻²/3 के। तो डायरेक्ट आप इसको याद रखें, ठीक है, क्योंकि हमारी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, बट जो ये फॉर्मूला है इसकी हमें डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगी इन द न्यूमेरिकल, ठीक है। कूलम्बिक एनर्जी, कूलम्बिक एनर्जी क्या है, द थर्ड टर्म EC इज द कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जैसे कि हमारे प्रोटॉन है, उनके बीच में क्या होगा, कूलम्बिक रिपल्शन होगा। तो वहाँ पर हमारी कैसी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हमने फाइंड आउट किया है, जो कि हमारी होगी EC इज इक्वल टू -AC Z-1/A की पावर 1/3। Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन में से अगर हम 1 प्रोटॉन निकाल दें तो ये हमने वो लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक एनर्जी। एसिमेट्रिक एनर्जी क्या है, हमारी 4 टर्म है, ठीक है, 4 टर्म है। और जैसे कि एसिमेट्रिक एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं, एसिमेट्रिक एनर्जी ये है कि जब हमारा लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, हमारे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई में हमारा क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिमेट्री आ जाती है। एसिमेट्री आने की वजह से क्या होता है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा एसिमेट्री का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू AN(A-2Z का होल स्क्वायर अपॉन में A। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट 5 नंबर के मार्क्स में फॉर्मूला लिख के आते हैं तो भी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेयरिंग एनर्जी, द लास्ट टर्म आप प्योर करेक्टिव टर्म इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। लास्ट टर्म हमारी क्या थी, पेयरिंग एनर्जी थी, जो कि हमारी EP इज इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा अपॉन A की पावर 3/4 थी, ठीक है। तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब देखो कुछ हमारे मेन ट्रिक है जो हमें याद रखनी है। अगर हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इवन है तो हमारा जो मास नंबर होगा वो इवन होगा, एंड हमारे वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 34 होगी, और हमारी जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, प्लस के डेल्टा अपॉन A की पावर 3/4 होगी। अगर इवन ऑड है तो हमारा एटॉमिक मास जो होगा वो ऑड होगा, और डेल्टा हमारा 0 होगा, और ये भी हमारा 0 होगा। इवन ऑड का केस हमारा 0-0 देगा, ऑड इवन का केस भी हमें 0-0 देगा, लेकिन इवन का इवन देगा, वहाँ पे वैल्यू 34 मिलेगी। ऑड का इवन देगा और यहाँ पर वैल्यू हमें डेल्टा की 35 मिलेगी, और ये हमें नेगेटिव में मिलेगा। ऑड है तो नेगेटिव में मिलेगा, इवन है तो पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड एक मेन पॉइंट और ये है कि हमसे लिमिटेशन भी पूछ लेते हैं अक्सर, की लिमिटेशन क्या थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिख कर आना है कि जो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो मैजिक्स नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐड कर लेना लिमिटेशन में कि द एडवांटेज ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज़ डैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मैजिक नंबर, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।